बड़े ध्यान से बात को सुनो, बड़े ध्यान से समझो, मजा आएगा आपको। टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब फिर मैं आपको बोलूं, हर एक जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इंसान मतलबी है। इंसान इतना मतलबी है कि हर एक चीज को अपने काम में लगाना चाहता है। उसने सबसे पहले जानवरों से, जानवरों को बैलगाड़ी बना, कभी घोड़ा गाड़ी बना, बेचारे आराम से बैठे थे, है ना। किसी को अपनी मम्मी से भी छेड़ देते हैं, किसी को पापा से भी छेड़ देते हैं, और खुद उनके दूध पीते हैं, गौ माता का दूध पी जाते हैं खुद, वो उनके बछड़ों को बेचारे भूखे मारते हैं। ये धीरे धीरे ना ये ऐसे ही करते हैं इंसान, हम सारे ऐसे करते हैं। तो हमने धीरे धीरे हर एक चीज को यूज करना शुरू किया। अब बात आ गई कि हीट एनर्जी की, और ऐसी चीज जो दिखती नहीं है, और लेकिन उससे भी हम ये चाहते हैं क्या है कि हम गाड़ी चला लें। हम हीट एनर्जी से गाड़ी कैसे चला लें? हम चाहते हैं कि मेरे पास ना भाई 10 किलो कोयला पड़ा है, क्या मुझे यहां से चंडीगढ़, पंचकुला से चंडीगढ़ ले चलोगे? 10 किलो कोयला से चंडीगढ़ जाएंगे, क्या मतलब कह रहे हैं? जाते तो हैं। अब भाप इंजन जो बने, स्टीम इंजन जो बने, वो किस बेस पे? कोयला जल रहा है। उन्होंने दिमाग ये लगाया कि हम एनर्जी को रूप बदल सकते हैं, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बात जो है ना क्लिक होगी, और उसके बाद हम नहीं रुके इंसान। हम हैं एक नंबर के कुत्ते, एक नंबर के। हमें पता नहीं क्या चाहिए, भागना है भागना है भागना है, और बाद में आराम चाहिए। अब पहले आराम से पैदल जा रहे हैं, धीरे धीरे साइकिल आए तो भी हमारी एनर्जी यूज हो रही थी। बस शुरुआत होगी इंजन से। अब ये जो चैप्टर है एक्चुअली में अगर देखोगे वो इंजीनियरिंग से ज्यादा रिलेशन रखेगा, लेकिन अगर आप ह्यूमन बॉडी में बात करोगे कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर सकोगे इसके साथ। तो हमारे पास पहले तो बातें सुन लेना, हमें लिखेंगे कुछ नहीं। तो हमें क्या है, सबसे पहले हमारा जो इंसान का मोटिव क्या रहा है कि जितने भी तरह की एनर्जी है, जितने भी तरह की एनर्जी है, वो सारी की सारी मैं यूज कर लूं और उससे वर्क करवा लूं। और वर्क क्या करवा लूं? अगर मुझे कहीं पे जाना है, अगर मुझे जल्दी जाना है, अगर कोई काम करवाना है, करवा लूं। अब चाहे घरों में देख लो, वॉशिंग मशीन चल रही है, वो भी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। आप चाहे कार चला लो, आप चाहे मोटरसाइकिल चला लो, पंखा चला लो, बिजली चलाओ, जो भी चला रहे हो सब एनर्जी ही यूज कर रहे हो। एनर्जी के नाम रूप बहुत सारे हैं, सबको हम वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए आसानी से। अब कहां, आप देखो, अगर वॉशिंग मशीन घरों में ना हो तो लेडीज का हाल देखो, उनको पूछो कपड़े धोने कितने मुश्किल है। मेरी माता खुद लेके जाती थी, वो सिर पे रख के कपड़े धोने के लिए नहर पे जाते थे, वहां पे जाके धो के ला करना। अब मशीन में डालो, बटन दबाओ, 15 सेकंड में भी 1 घंटे का, चलो जी 15 मिनट 1 घंटे का, आराम से बैठ जाओ, कपड़े सूख जाएंगे। अब हमारे पास हुआ क्या, खेल जो शुरू हुआ ना, वो हुआ भाई साहब जूल भाई साहब से। अब जूल्स जो था उसने दिमाग लगाया और कुछ करके दिखाया। उसने ये किया कि हम एनर्जी को बदल सकते हैं, वर्क को एनर्जी में बदल सकते हैं, और बाद में वॉट भाई साहब ने ये कह दिया कि एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, मैं कह देखो, पहले जूल भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने यहां पे लिया एक बर्तन, बर्तन के अंदर डाला पानी, और पानी के अंदर कोई इस तरह से स्ट्रायरर, कोई घूमने वाला, जैसे घुमाते नहीं ऐसे घरों में भी होता है, वो डाल दिया। इसमें डाल दिया रस्सी, डाल दी, रस्सी डाल के यहां पुली लगा के और यहां पे वेट लगा दिया। जब ये वेट नीचे गिरा तो ये घूमा। घूमने से क्या हुआ, इसके अंदर टेम्परेचर चेंज हुआ। घूमने से क्या होता है कि आप इसकी एनर्जी में बदलाव देखोगे, टेम्परेचर में चेंज देखोगे। चाहे आप अपने हाथ भी, अब इन्होंने तो कैलकुलेशन करके दिखाया ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे थर्मोमीटर लगा दिया और बताया कि यहां पे देखो जी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि मैं वर्क को एनर्जी में चेंज करके दिखा रहा हूं, ये देखो, और विद कैलकुलेशन, विद प्रूफ। ऐसे नहीं तो करने की क्या बड़ी बात थी। अगर वो यही कह दे कि लो मैंने वर्क किया, एनर्जी बदलो, हीट एनर्जी आ तो गई है, इतना इजी सी बात है। तो वर्क को एनर्जी में इसने परिवर्तित करके बता दिया। लेकिन उसके बाद जब स्टीम इंजन बने तो स्टीम इंजन में यह कहा गया कि पानी लो, पानी के नीचे आग जलाओ, आग जलाओगे तो पानी होगा गर्म और यहां पे स्टीम बनेगी, और यही जो स्टीम होगी हम इंजन के अंदर डालेंगे, और इंजन में यहां पे पिस्टन सिलेंडर होगा,
और ये पिस्टन सिलेंडर क्या होता है, जो इंजन के अंदर पार्ट्स होते हैं। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको बस इतना समझ लो कि ये इंजन होता है, जो पिस्टन ऊपर नीचे होगा और यहाँ पे एक क्रैंकशाफ्ट होती है जो गोल घूमना स्टार्ट कर देगी। स्टीम बनी, स्टीम ने पावर दी, यहां से इसने इसको धक्का मारा, नीचे गया। अब ये हुआ क्या, ये कोयले की हीट एनर्जी हमने यूज कर ली, हीट एनर्जी को हमने वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया, वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया। इसीलिए आप सारा कुछ देखते हो, एनर्जी वर्क डन, एनर्जी वर्क डन। ये हम खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। तो इन्होंने हमें बता दिया कि वर्क को आप एनर्जी में बदल सकते हो, इन्होंने बता दिया कि एनर्जी को आप वर्क में बदल सकते हो। दोनों को इंटर रिलेट करके दिखा दिया। और ये सारी जो स्टडी हुई, इसका नाम फिर थर्मोडायनेमिक्स बताया गया, थर्मोडायनेमिक्स बताया गया। अब ये थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, अब अगर देखोगे, इनको तोड़कर देखोगे तो थर्मो अलग से और डायनेमिक्स अलग से। तो थर्मो जो है वो है हीट एनर्जी से रिलेटेड, हीट एनर्जी से रिलेटेड। और ये हीट जो है, डायनेमिक्स मतलब मोशन, जब कोई एनर्जी मोशन में हो, हीट एनर्जी मोशन में, मोशन मतलब वर्क डन में। तो हम क्या कह रहे हैं कि एनर्जी को हम देखते रहे हैं चलते हुए। अब पुराने टाइम में जब चली थी ना रेल इंजन, ये इंजन चले थे, लाइनें पड़ी थी, लोग भाग भाग के देखने जाते थे कि लोहा दौड़ रहा है। आप मानोगे, आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि आपके शायद मम्मी पापा ने भी ये नहीं फील किया। मेरे मम्मी पापा दादा दादी ने ये देखा था, पाकिस्तान जब बना, लड़ाइयां हुई, वो सारा देखा। उन्होंने ये भी देखा कि पटरी पहली बार बिछी और पहली बार ट्रेन देखी। लोग देखने गए कि यार दौड़ रहा है, चल रहा है अपने आप, बिना घोड़े के, बिना बैल के कोई चीज चल रही है। तो उन हैरान होने लगे। तो वो उन्हें नहीं समझ आया कि हमने हीट एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर लिया है, मोशन हमारा भी दिख रहा है हमें। तो थर्मोडायनेमिक्स यही रहेगी कहानी कि हम एनर्जी को, हीट एनर्जी को यूज करें और इफेक्टिवली यूज करें, ये सबसे मेन काम है। अगर आप देखोगे कि कोयले वाला अगर कोई इंजन है ना, वो अगर आप एनर्जी निकालोगे, अगर आपने यहाँ पे 100 जूल एनर्जी बनाई, मतलब आपने 100 जूल एनर्जी यूज की, जहां पे कोयला जलाया, तो सिर्फ 30 जूल ही आपको वर्क डन मिलेगा। मतलब एफिशिएंसी क्या हुई, 30%। 100 नंबर का पढ़ते हो, 30 आते हो तो 30% हुए ना। तो ये भी 30% एफिशिएंसी हुई, इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 30% हुई और इतनी ही निकलती है, और बाकी सारी वेस्टेज, हीट एनर्जी बहुत सारी वेस्टेज में चली जाती है। और ये हमारे इंजीनियर्स का काम होता है कि भाई साहब इसको बढ़ाओ, एफिशिएंसी को बढ़ाओ, कुछ ऐसा करो कि ये एफिशिएंसी बढ़े, दिमाग लगाओ। ये सारा जो दिमाग लगाया गया वो सारा थर्मोडायनेमिक्स को इसीलिए ताकि एफिशिएंसी बढ़ा सके, इसको 35 तक, इसको 40 तक ले जाए, ताकि हमारा कोयला उतना ही चले लेकिन हमें काम ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। उसके अंदर हम देख रहे हैं यार ऐसे कर, जैसे कि ना आप, मैं छोटे होते मुझे पता नहीं होता था, बर्तन में पानी गर्म करते थे, वहां पहले कौन सा गीजर होते थे, हम लाना पतीला ला के रख देना, चला दिया जी, गैस चला दिया, चूल्हा चला दिया, मम्मी ने जल्दी से ऊपर ना ढक्कन लगा देना। ये क्या कर रही है वो, है ना, ढक्कन लगाने की जरूरत क्या, ऊपर प्लेट रख दिया, जैसे पतीले के ऊपर प्लेट रखते हैं। कभी देख लेना, मम्मी कभी भी पानी गर्म करेगी, कुछ करेगी, उसको ढक देगी। वो एक्चुअली एक प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स की, जिसके अंदर आप हीट लॉस को बचा रहे हो। आपने चाय बनानी है, बहुत इजी है, आप जब भी बर्तन रखो ऊपर ढक्कन लगा दो, ऊपर प्लेट रख दो, जल्दी चाय बनेगी। क्यों, आप हीट लूज नहीं होने दे रहे हो। मैं अगर यहाँ पे एसी चलाऊं और दरवाजा खोल के खड़ा हो जाऊं तो आप खुद कहोगे सर बेवकूफ हो, दरवाजा बंद करो। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है हीट लूज हो रही है, यहाँ पे आपको एनर्जी के लॉसेस मिल रहे हैं। और ज्यादा अगर लॉसेस पता करने हो, चुपचाप जाके फ्रिज खोल के खड़े हो जाना 2 मिनट के लिए, उधर से चप्पल आगे पड़ेगी जोर से, ये बेवकूफ ना हो, दिमाग खराब है, फ्रिज खुला छोड़ रखा है तूने, ये है वो है, वो चाहे यहाँ पे मतलब खून आ जाए लेकिन फ्रिज पे लॉसेस नहीं होने चाहिए। सिर टूट जाए बच्चे का, वो रो पड़े कोई बात नहीं, लेकिन लॉसेस नहीं होने चाहिए एनर्जी के। मम्मी को भी पता है कहाँ लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हम है साइंस के स्टूडेंट, हमें नहीं पता लॉसेस कहाँ हो रहे हैं। तो ये सारे लॉसेस को बचाना, ये सारे खेल खेलना, इंजन बनाना, टरबाइनें बनानी, ये सारे जो होते हैं वो सारे थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं।
आपके अंदर अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, जितनी एनर्जी है, आप जैसे खाना खाते हो आपकी बॉडी टेम्परेचर अचानक राइज होता है, आपको पसीना स्टार्ट हो जाता है, कईयों को तो खाते खाते पसीना आ जाता है, बुरा हाल हो जाता है, नाक बहना स्टार्ट, यहाँ पे पसीना आना स्टार्ट। हमारे अंदर एक जब खाना पचता है, जब खाना पचता है तो वहां पे ऐसे लगता है कि आग चल रही है जैसे, तो वो एनर्जी है और सारा दिन उसी से हम काम कर रहे हैं। आप एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हो और वही एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट कर दी, अब वही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। आप करोगे कैसे, खड़का कर रहे हो, साउंड कर रहे हो, जब भी आप टकरा रहे हो फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी बन रही है, आप हवा के साथ, आपको पता नहीं लेकिन आप हवा को चीरते हुए जा रहे हो। वो अलग बात है कि हवा इतनी फास्ट नहीं चल रही, ये तब पता लगता है जब बहुत सारी यहाँ पे आंधी तूफान आ जाए, तब चल के दिखाओ पैदल हवा में से, पता लग जाएगा आपको क्या औकात है हमारी। तो वो सारी एनर्जी हम इस तरह से यूज कर, थोड़ा सा समझ आया? ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन, ताकि इंटरेस्ट बने आपका, नहीं तो ये प्रोसेस वो प्रोसेस है, ये बटा ये लिख लो, कुछ नहीं समझ आएगा। कहानी समझ आ गई? ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बना लीजिए कि हमने ये करना है, थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमने क्या किया, एनर्जी, हाँ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज एनर्जी, इट्स ट्रांसफर फ्रॉम, which studies energy, its transfer from one place to another, and its transformation from one form to another, one form to another। बेटा हमने करना क्या है, हमने एनर्जी को वर्क डन में बदलना है, सारी कहानी यहां बढ़ती है। अब हमने दिमाग क्या लगाया, हमने भाई साहब कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिसके कारण हम इसको चीजों को समझे। तो इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, सबसे पहले एक कोई ना कोई बर्तन ले लिया और इस बर्तन में पानी डाला और उसको गर्म किया, पानी रखा और इसको गर्म किया। और हमें दिमाग ये लगाना पड़ेगा भाई साहब कि स्टडी करनी है तो हमें एक फिक्स जगह पे ध्यान देना पड़ता है। तो हम जब ध्यान देते हैं कि ये क्या कर क्या रहे हैं, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इतनी के ऊपर ध्यान देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है। जब मुझे एक जगह पे फोकस हो जाता कि इसके बारे में मुझे स्टडी करनी है, उस चीज को हम सिस्टम बोल देते हैं। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। और इसके अलावा जो भी बाहर होगा उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे, ये आपने पढ़ा होगा मे बी, सराउंडिंग्स बोलेंगे। अब मेरे ये दिक्कत क्या है, हम सिस्टम और सराउंडिंग की आपस में इंटररिलेशन देखेंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि सराउंडिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर आप इन दोनों को एक साथ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक यूनिवर्स बन गया, कि एक यूनिवर्स है। क्योंकि आप चाहे एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, अगर आपका वही बात, आप दूध गर्म कर रहे हैं तो ध्यान इधर दूध की तरफ रखना पड़ता है। जैसे ही आपने कहीं यहां से मोबाइल देखा, इधर में तो दूध गया, वो एंड पॉइंट पे आने वाला होता है, पता नहीं क्या होता है दूध को, पहले उबलेगा नहीं, यार नहीं रहा। जैसे ही आपने थोड़ा इधर ध्यान किया, इधर में उबल जाता है। तो आपका सिस्टम जो है वो दूध का वो बर्तन है अब, और पूरी दुनिया सराउंडिंग है इस टाइम, पूरा जगत संसार, जितने भी ग्रह प्लैनेट जो भी है, वो सब कुछ आपके लिए एक सराउंडिंग है, आपको कोई मतलब नहीं उससे। तो हम क्या करेंगे, इन सारों को मिला के और एक सिस्टम को मिला के हम कहेंगे कि यूनिवर्स है। तो आपको कभी कोई पूछे कि यूनिवर्स, अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्स हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स हमारा क्या बन जाएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, ठीक है। अब ये हमारा जो सिस्टम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सिस्टम भी कितने तरह का हो सकता है। अब सिस्टम क्या हो गया, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि इसके बारे में मुझे स्टडी करनी है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो अब ये रूम हमारा एक सिस्टम बन चुका है, जहां पे हमने जानबूझ के दरवाजे बंद किए हैं ताकि आपका सराउंडिंग के साथ कोई कनेक्शन ना रहे,
आप दरवाजे खुला होगा तो उधर से कोई निकलेगा, आपका ध्यान वहीं खत्म, तो सिस्टम के अंदर नहीं रहोगे आप। हम क्या करेंगे, हम भी दिमाग ऐसे लगाएंगे, यार अच्छा सिस्टम हमारा है, इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिस्टम जो है हमारा, वो टाइप ऑफ सिस्टम अगर देखेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं सिस्टम के, टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो हमारे इसमें 3 तरह के सिस्टम आ जाएंगे। एक होगा हमारे पास जो है सबसे पहले, वो हमारे पास आएगा ओपन सिस्टम, कि वो ओपन पड़ा है, सिस्टम ओपन है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये मान लीजिए ओपन बर्तन ले लिया मैंने, कोई भी बर्तन ले लीजिए और इसमें पानी गर्म कीजिए आप, और ऊपर से उसको खुला छोड़ दीजिए। जब आप ऊपर से खुला छोड़ोगे होगा क्या, यहां से ये साइड में क्या है, सराउंडिंग्स है सारी, ये सारी सराउंडिंग्स है, और यहां पे ये सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम है। अब सिस्टम से अगर आप देखोगे तो यहां से आप देखोगे, यहां ना आपको हीट एनर्जी जाती हुई बाहर दिखेगी। तो आपकी हीट एनर्जी जो है, एनर्जी यहां से निकल के बाहर जा रही है, तो एनर्जी जो है वो बाउंड्री को एक तरह से क्रॉस करके निकल रही है, सराउंडिंग को जा रही है। और प्लस आप देखोगे कि पानी जब बॉयल होने लग जाएगा तो यहां पे वेपर्स भी जाने शुरू कर देंगे। अगर आप एक बर्तन में 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी डाल के छोड़ दीजिए, चले जाइए, थोड़े टाइम देखोगे खाली हो चुका बर्तन। आप ऑन कर दीजिए, ठीक है, गैस ऑन कर दीजिए, पानी बर्तन रख दीजिए, पानी भर के साइड चले जाइए, 1 घंटे बाद आप देखो खाली पड़ा है। वो कहां गया, वो सारा का सारा सराउंडिंग में उठ गया, सारे का सारा यहां से क्या है, वेपर यहां से निकल जाएंगे उसके। तो हम ये जो वेपर देखते हैं एक्चुअली में क्या है, ये मास है, जो मास ऑफ वाटर था, ये मास था जो बाउंड्री को क्रॉस कर गया। तो ओपन सिस्टम में हम ये समझते हैं कि मास एंड एनर्जी both can cross the boundary। जब हम दोनों को क्रॉस करके निकल जा सकते हैं तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, ओपन सिस्टम। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास टरबाइन जो होती है ना, टरबाइन एक तरह से ओपन सिस्टम में आ जाती है, कि वहां से अगर आप पानी स्ट्राइक कराओगे, यहां से टकराएगा और बाहर निकल जाएगा, वो हम क्या कहेंगे, वो ओपन सिस्टम है। इसी तरह हमारे पास जब बर्तन की बात करते हैं, ये एक ओपन सिस्टम आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं तो वो हमारा है क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में हम क्या करेंगे, ये सिर्फ इतनी सी बात है कि जब भी पानी गर्म करो, कुछ भी गर्म करो, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दो, बस एक ढक्कन लगा दो। किस तरह से, जैसे कि प्रेशर कुकर। आप इसीलिए देखोगे कि प्रेशर कुकर में हमेशा ही इस तरह से बंद कर दिया ढक्कन, फिर उसके बाद हमने वहां पे जो भी पानी गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। अब होगा क्या इसके अंदर, आप देखोगे कि यहां से मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां से जितने वेपर्स आए सारे टकरा के इसी के अंदर रह गए। इसीलिए जब भी आप ढक्कन कभी खोलोगे ना, ऊपर गीला पड़ा होगा, यहाँ पे आपको बर्तन वहां पे गीला दिखेगा, ढक्कन जो है वो गीला दिखेगा। क्यों? मास सारा उसके साथ टकराया, वापस फिर कंडेंस हो गया, वो उसी के अंदर रह गया। तो हमारा मास जो है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन हीट एनर्जी कर पाती है। आपका बर्तन जो होगा वो बर्तन इटसेल्फ ही गर्म हो जाएगा, और बर्तन जो गर्म होगा तो यहां से एनर्जी जो है वो बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी। तो हमारे पास ये समझ आ गया हमें कि भाई साहब जब क्लोज सिस्टम आएगा तो यहां पे मास कैन नॉट क्रॉस बाउंड्री, कांट क्रॉस बाउंड्री, तो ये नहीं कर सकता, हमारी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन एनर्जी कैन क्रॉस बाउंड्री, एनर्जी कैन क्रॉस बाउंड्री, हमारी वो बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम है हमारे पास। सिंपल, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, मैं धीरे धीरे आपके ऊपर बोझ डालूंगा, अचानक से नहीं। अब तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा हमारे पास है यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम। हम क्या चाहते हैं कि भाई साहब हम ये चाहते कि हमारे पास जो है मास बाउंड्री को क्रॉस करे, और ना चाहते हैं कि एनर्जी भी ना जाए। तो हमने थर्मस बना ली। आपने जितनी थर्मस देखी है वो इसीलिए बनाई गई है, उसका मटेरियल इस तरह से बनाया गया है कि एनर्जी ना जाए, लेकिन 100% आप नहीं रोक पाते हो। वो अलग बात है, मिल्टन वाले बहुत दावे करेंगे, 8 घंटे बाद देखिए दूध गर्म पड़ा है, 8 घंटे बाद देखिए चाय हमारी गर्मा गर्म पड़ी है। आर्मी की वीडियो दिखा देते हैं, वो पहाड़ों में बैठे हैं, वहां पे बर्फ है पूरी, लेकिन वो निकालता चाय गर्मा गर्म मिल गई। तो वो हो क्या रहा है, ना तो यहां से हमने मास क्रॉस करने दिया, ना हमने यहां से एनर्जी क्रॉस करने दी। तो वो हमारे पास जो सिस्टम आ जाता है उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कह देते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है।
ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें हम ये कह सकते हैं नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन क्रॉस बाउंड्री, ना तो वो ना वो, ठीक है, दोनों ही हमारे पास नहीं कर पाते, इनको पढ़ा तभी तो उनको समझ आया कि कौन सा मटेरियल ढूंढे यार जी, वो ना क्रॉस करने दे, ऐसा क्या करें, तो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल ढूंढेंगे। इसीलिए फ्रिज में देखना, फ्रिज कभी टूटा हुआ देखा है दरवाजे वगैरह, उसमें से फोम सी निकलती है, ठीक है, तो ये सारे जो अलग तरह के मटेरियल ढूंढे ना, आप चाहे कर लेना, चाहे अगर कोई पुरानी कोई थर्मस पड़ी हो, पुरानी नई मत तोड़ देना घर पे, पुरानी तोड़ देना, तोड़ के पता लग जाएगा उसके अंदर, नहीं तोड़ दे तो घर वाले तोड़ देंगे, ठीक है, पता नहीं क्या बात है ना, माँ बाप बच्चों को तोड़ सकते हैं लेकिन चीजें नहीं तोड़ सकते। आप देखो वो चीज पैसे से मिल सकती है, बच्चा थोड़ा ना दोबारा मिलता है, बच्चा ठीक हो जाएगा अपने आप, बच्चे का अगर खून आ गया कोई बात ठीक हो जाएगा, तू तेरा क्या है, लेकिन फ्रिज नहीं दोबारा आता है ना, तो हम मतलब हमारी वैल्यू जो है, हमारी वैल्यू चीजों से भी कम है, तो अपनी औकात थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी हमें कि पापा देखो टीज टूट गई, मैं तो जिंदा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तरह के सिस्टम आ जाते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, तीनों हमारे सिस्टम इस तरह से, अभी तक लिख ही लिया होगा, थोड़ा सा लिख लो, नहीं तो इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कह देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हम क्या समझते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम को ऐसे लिख देता हूं तो जल्दी लिखने के लिए, तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम में हम समझेंगे क्या, हम ये चाहते हैं कि कोई चीज इक्विलिब्रियम में आ जाए, कि कोई चीज, और आप सच मानोगे इस दुनिया में सब चीजें इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ही टिका हुआ है सब कुछ। अब आप कहोगे कैसे, आप चाहे बेंच पे बैठे ये भी इक्विलिब्रियम में बैठे हो, नहीं तो अभी बेंच अगर आपका कमजोर हो, टूटने वाला हो, तो आप नीचे गिर जाओगे। अभी छत अगर ये रिएक्शन दे रही है, आप एक्शन दे रहे हो, ये रिएक्शन दे रही है, तभी आप यहाँ पे खड़े हो, नहीं तो छत से नीचे गिर जाओगे। हर एक चीज, चाहे आप पेन को पकड़ते हो, चाहे आप कुछ खाते हो, हर एक चीज इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो वो कर नहीं सकोगे आप। अब हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए एक मेरे पास कोई बर्तन है और दूसरे पास साइड एक और बर्तन, मेरे पास दूसरी साइड भी मैंने एक बर्तन ले लिया, और ये टेम्परेचर मान लीजिए ए है, इसका ये कोई चीज है ए और ये बी, और इसका 100 डिग्री टेम्परेचर था, मान लीजिए इसका 80 डिग्री या कम से कम कर दे 30 डिग्री टेम्परेचर था। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, तो हमें एक नया यहाँ पे पानी मिलेगा दोनों को मिला के, और उसका टेम्परेचर ना तो 100 होगा ना 30 होगा, तो उसका मिक्सचर हमें कहीं ना कहीं देखने को, मान लीजिए कि वो 60 डिग्री पे आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा आपको, वो धीरे धीरे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। या किसी भी दो बॉडी को अगर आप टच में लाएं, अगर ये हायर टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे है कोई बॉडी, और दोनों को कांटेक्ट में भी रख दें, तो आप हैरान हो जाओगे कि सारी की सारी एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रही है। और ये ह्यूमन को छोड़ के बाकी सब में रूल लागू होता है। यहां पे वही हमारे पास ये नेचर ने एक रूल बना रखा है कि कोई भी चीज जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अपने आप हीट जाएगी, ये एक रूल है। क्यों बनाया गया, ताकि ये धरती चल सके। तभी तो हम देखे ठंड में, रीजन बीइंग आपको इक्विलिब्रियम में लाना है, ताकि आप भी सिस्टम और सराउंडिंग एक साथ बराबर में बैठे, नहीं तो आप कर नहीं सकते, बचा नहीं सकते। हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ पे हायर टेम्परेचर है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, तो आप ये चीज देखोगे कि यहां से यहां अपने आप यहां से हीट ट्रांसफर हो गई, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। और यही मैंने आपको प्रेशर वाला भी बताया था कि हर एक चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप चीज चलती है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती। आपको यही चीज जो है हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी अपने आप चीज जाती है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। ये सब कुछ अपने आप होता है, ये सब कुछ अपने, लेकिन ये सारा नेचर है, ह्यूमन में उल्टा होता है। पैसों के मामले में गरीब से अमीर में पैसा जाता है,
इसलिए हम सारे नेचर के खिलाफ है, रूल उल्टा चलता है ना। आप पैसों के जितने रूल देखोगे नेचर के खिलाफ है सारे के सारे, वहां से गरीब से पैसा अमीर की तरफ ज्यादा बहता है, उल्टा चलता है। तो ये हमारा जो सिस्टम है, इसमें अगर दोनों टेम्परेचर बराबर कर दे, अगर यहां वाला टेम्परेचर और यहां टेम्परेचर दोनों अगर इक्वल आ जाए, उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देंगे, वो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर आपको कोई थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, उसमें हमारे पास सिर्फ एक नहीं चीज होगी कि जो टेम्परेचर की बात करें, उसके अंदर हम अगर देखें तो मेरे पास यहां पे तीन तरह के इक्विलिब्रियम आएंगे। एक होगा थर्मल, थर्मल हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड, एक होगा मैकेनिकल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल में क्या है कि अगर मान लीजिए, जैसे आप तो केमिस्ट्री पढ़ते ही हो, वहां पे अगर केमिकल्स मिक्स किए जाएं, कुछ ऐसे केमिकल जैसे ना, वो आपने ये छोटी छोटी वीडियोस देखी होंगी, कोक के अंदर वो कोई गोली वगैरह डाल दे मेंटोस की, अब वो क्या कर रहा है, वहां पे वो फोर्स जनरेट कर रहा है, तो वो फोर्स जनरेट कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। वहां पे आपने फोर्स लगाई नहीं है, लेकिन फोर्स जनरेट हो रही है, तो वो जो फोर्स जनरेट हो रही है वो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो अगर वो भूल जाए, पूरा बाहर को निकल जाए, जब शांत हो जाए, तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ गया, कि उसमें फोर्सेस अब दोबारा फिर जीरो पे सही पे आ चुके हैं। और तीसरा होता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल में देखोगे तो हमारे पास जितनी रिएक्शन हो रही है, अगर आपने कोई एक केमिकल दूसरे में मिक्स किया और रिएक्ट कर रहा है, वो जल्दी से रिएक्ट कर रहा है, अगर उसकी रिएक्शन नहीं रुकी है अभी, तो वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसकी केमिकल रिएक्शन बंद हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी, यहां पे कम हो चुका है। तो तीनों जब आ जाए, थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल, तीनों मिलके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। ठीक है, तो आप छोटा सा इसको चाहे बना लीजिए कि हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, when temperature of two bodies are equal, then we can say the bodies are in thermal equilibrium। वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो है लॉ, अब लॉ कहे क्या, कानून, कानून है किसका, नेचर का। अब नाम क्या है, जीरोथ। अब पहले बात तो नाम ही अजीब सा है, क्योंकि हमने हमेशा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये तो सुना हुआ है, जीरोथ लॉ क्या आ गया। तो जीरोथ लॉ इसलिए बनाया गया बेटा, जीरोथ लॉ इसलिए बनाया गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी चीजें जो बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि ये लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा बेसिक है, तो हमने क्या कहा, वन से पहले क्या आता है भाई, जीरो ही आता है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया गया। अब इसमें भी हमारे पास क्या कहा गया, बड़े ध्यान से सुनना, मजाक सा लगेगा आपको, लगेगा ये कोई बड़ी बात है। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ए बंदा है कोई, और उसकी एज 16, मान लीजिए 20 साल है, 20 ईयर एज है। सी जो है उसकी भी 20 ईयर एज है, बी जो है उसकी भी 20 ईयर एज है। अगर मैं कहूं कि ए और बी दोनों बराबर हैं, बी और सी दोनों बराबर हैं, तो ए और सी क्या होंगे, बराबर होंगे, इतनी सी बात। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब आप कहोगे यार ये कोई लॉ हुआ, ये कोई बात है, ये कोई मजाक है। अब आप ये समझोगे कि क्या ये कहना चाहता है कि अगर ए बॉडी का टेम्परेचर बी के बराबर है, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी and B is in thermal equilibrium with C, then A will also be in the thermal equilibrium with the C। A और C भी thermal equilibrium में होंगे। तो फिर वही बात आ गई, तो सर हो क्या गया, ये एक्चुअली जब भी हमें टेम्परेचर पता करना था, तो टेम्परेचर पता करने के लिए हमने बेसिस बनाई। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो बात करें थर्मोमीटर की, तो थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर नहीं बता रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि मरकरी की एक्सपेंशन कितनी हुई है, मरकरी की वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है। हमें ये पता लगा कि हमारे पास अगर बॉडी का, मान लीजिए यहां पे पानी है,
अगर पानी का टेम्परेचर पता करना है तो हम पानी के साथ इसको टच करेंगे और इसका जो इफेक्ट देखेंगे इसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है, इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो हम इस तरह से हिसाब सिर्फ इसका नहीं लगाया, हमने रेजिस्टेंस का भी हिसाब लगाया कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा बॉडी का, उसके हिसाब से भी टेम्परेचर पता कर सकते हैं। हमने अलग अलग तरीके से प्रेशर देखा कि अगर प्रेशर के चेंजेस क्या क्या आते हैं, कि इतना बॉडी का प्रेशर होगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो हमने एक बॉडी को देखा कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे का हिसाब लगा लिया कि ये टेम्परेचर पे क्या हिसाब बन जाएगा इसका। तो हम ये आइडिया लगा लेते हैं। इवन ना आप ये नहीं कहते हो कि टेम्परेचर चेक करो, गली में जाके चेक करो, गर्मी को चेक करना है, बस स्किन पे धूप पड़नी चाहिए तो आप टेम्परेचर का हिसाब लगा लोगे। तो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में जीरोथ लॉ ये बताता है कि हमारे पास अगर हम एक कोई क्वांटिटी को देख लें ये दूसरे के बराबर है, दूसरी क्वांटिटी को वो देख लें वो तीसरे के बराबर है, तो ए और सी हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे टेम्परेचर स्केल बनाए गए, बहुत सारे टेम्परेचर मेजर करने के लिए चीजें बनाएंगी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि जीरोथ लॉ है क्या, ठीक है। इसको अगर देखोगे, इसका अगर आप देखोगे कि क्या कहता है, इफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ये ए और बी दोनों सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, देन बी एंड सी आल्सो आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब धीरे धीरे हम ये समझ रहे हैं कि एनर्जी, पहले मैंने ये बता दिया कि एनर्जी परिवर्तित करनी है, हमें कन्वर्जन करना है, लेकिन अब बात ये आती है कि भाई साहब करें कैसे। किसी को हमें ये कैसे बताएं कि अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, गैस की एक सबसे बहुत खास बात है, यहाँ पे सिलेंडर है जिसके अंदर गैस है, गैस के अंदर हमें कभी भी टेंशन नहीं होती कि वो किलोग्राम की टेंशन लेनी, हमने किलोग्राम कितने, ऐसी टेंशन नहीं लेते। हमें मेनली टेंशन क्या रह जाती है इसके अंदर, गैसेस के अंदर खास करके, वो बहुत बड़ी चीज है, वो है प्रेशर। प्रेशर इतनी खतरनाक चीज है आप जिसके बारे में समझ भी नहीं सकते सारी जिंदगी। अगर आप बड़े ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे एक कागज रखूं और कागज को आग लगा दूं तो आप कोई भी नहीं डरोगे, आप में से कोई भी नहीं डरेगा। आप कहोगे फिर क्या होगा, कागज को आग ही लगी है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे आग लगने से। लेकिन यही अगर एलपीजी सिलेंडर को आग लगाऊं तो अभी अभी आप ये सारी खिड़कियां तोड़ के भागोगे। क्यों? दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत सारी आ रही है प्रेशर की। प्रेशर ऐसी चीज है, जब प्रेशर ब्लास्ट करता है ना, वो ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है। इसीलिए जब भी बॉयलर कभी कहीं फट जाए, जहां कहीं भी सिलेंडर फट जाए, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो, बहुत लोग मरते हैं, इसके कारण बहुत सारी मौत होती है, ये गैसेस हाई प्रेशर पे होने के कारण। तो हमें क्या करना है, हमें भाई साहब कहीं की कंडीशन बतानी है, इसको हम कह देते हैं स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स इसका मतलब क्या है, बड़े आराम से सुन लेना क्योंकि उसके बाद समझ जरूरी है आपको पढ़ना। ये क्या है, हमें किसी की कंडीशन बतानी हो कि हमारे सिलेंडर के अंदर कोई गैस है, कोई भी हमारे पास मान लीजिए फ्लूइड है, तो ये प्रेशर कितने पे है, ये हमारा टेम्परेचर कितने पे है, और इसके अंदर वॉल्यूम कितना है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हम बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, जिसके कारण ये हम देखेंगे तो हमारे पास प्रेशर किसी का हम बढ़ा सकते हैं, किसी का कम कर सकते हैं, वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास इसके अंदर इक्वेशन में सबके अंदर पी, वी और टी, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये आपने इवन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ये आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि मान लीजिए एक मैं यहां पे एक मान लीजिए सिलेंडर लिया और इसके अंदर एक पिस्टन डाल दिया। पिस्टन क्या है, ये इतनी टेंशन मत लेना कि सिलेंडर पिस्टन, ये तो मैकेनिकल की बात, आप सिर्फ ये लिखो सिरिंज है। अगर सिरिंज को अगर देखोगे तो सिरिंज हमारे पास क्या हो, उसके अंदर पिस्टन भी है, सिलेंडर भी है। ये सिरिंज समझ लीजिए बस। उसके आगे का जो मुंह होता है, मैंने मुंह बंद कर दिया इसको, कि नहीं मैं मुंह बंद कर रहा हूं, इसको कंप्लीटली बंद कर दिया आगे से। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन बताऊंगा, नंबर 1 पोजीशन पे कंडीशन क्या है इसकी,
तो मैं कहूंगा कि भाई साहब इसकी कंडीशन बताओ, इसकी स्टेट बताओ कि क्या है ये, तो आप कहोगे सर इतना प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है। तो P1 V1 T1 बता देंगे हम कि फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना था, वॉल्यूम कितना था और टेम्परेचर कितना था। वो तीनों नोन, ये जो है अननोन चीजें हैं, उसको आप इजीली मेजर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर के लिए आपके पास गेज होता है। आप जितनी भी साइकिल में हवा भरवाते हो, आप देखो वो गेज से चेक करता है। आपने देखा होगा ये चीज कि नहीं देखा कभी? आप वो इतना ऐसे गोल सा होता है मशीन, ऐसे छोटा सा, उससे चेक करते हैं, वो देखते हैं कितना प्रेशर है। ये नहीं देखा कभी साइकिल में हवा भरवाते हुए? एक्टिवा में देख लो, आप चाहे बोल देना कि यार इसमें प्रेशर देख के चेक करके फिर, या आप देखो जब आप हवा भरवा रहे हो वहां पे ना मशीन में रीडिंग आ रही होती है, वहां पे हो रहा 20, 25, 30, वो क्या है, वो रीडिंग बता रहा है प्रेशर की। तो प्रेशर की रीडिंग बता रहा होगा। और हमारे पास टेम्परेचर इजी है कैलकुलेट करना, क्यों? थर्मोमीटर हम लगा सकते हैं। वॉल्यूम हमारे पास सीधा, हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया जो है उसका डायमीटर जो है, हम उससे वॉल्यूम पता कर सकते हैं। ये इजी, तीनों पता करने इजी है। इसलिए हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों बातें चलती रहेंगी। जैसे ही हम इसको दबाएंगे, मान लीजिए मैंने इसको दबाया और ये वॉल अब नीचे चला गया। ये नीचे जब हमने क्या किया, नीचे से बंद किया हमारे पास जो सिरिंज था और उसको दबा दिया जोर से। आपने पंखे जरूर किए होंगे, ये वाले सिरिंज आगे से बंद करके जोर लगाते हैं तो आपको बहुत सारा जोर लगता है उसको दबाने में। तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो। आप जब भी इस तरह से दबाते हो ना तो वो प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर हमारा अब 2 पॉइंट पे देखना पड़ेगा, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, P2 V2 T2, ये तीनों पता करेंगे। और जब हम उसको प्लॉट करेंगे कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हम कोई ग्राफ बनाएं, हम उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर का बनाएं, हम उसका प्रेशर और टेम्परेचर का बनाएं। 3 टीम है, तीनों का मैच करवा दिया। एक तरह 3 टीम है, P V और T, P और V करा दिया, V और T का, और P और T करवा दिया। तो तीनों का करवा दिया। तीनों को हम प्लॉट कर सकते हैं कि इस टाइम मान लीजिए मैं कहता हूं स्टार्टिंग में प्रेशर कम था, प्रेशर की वैल्यू कम, मतलब यहां पर देखो ये प्रेशर की वैल्यू है सारी, प्रेशर की वैल्यू कम थी मान लीजिए, लेकिन वॉल्यूम था ज्यादा। तो हमारा ये पॉइंट जोड़ के और यहां पे ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया। क्यों? इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे क्या था, वॉल्यूम ज्यादा था और प्रेशर कम था। तो मैंने क्या किया, उसको दबा दिया। जब दबाया तो मेरे पास यहां पे पता लगा कि प्रेशर बढ़ चुका है और वॉल्यूम कम हो चुका है, तो यहां पे आ गया। अब ये 2 पॉइंट पे इसकी कंडीशन है। ये हम कंडीशन जब बताते हैं इसको हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल। और ये जो हम पता कर रहे हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो ये हमारे पास कौन सी आएगी, इसके अंदर सबसे मेन आ जाएगी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। और बहुत सारी होती है लेकिन धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि किस तरह से हमें उसको दबाना है। प्रेशर अब कितना है, पहले कितना था, अब ऐसे किया तो तब प्रेशर कितना हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अब आप इवन, अब मैं अगर अपने हाथ को ही देखता हूं, अभी वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन जैसे जैसे मैं दबाऊंगा तो प्रेशर मैं बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम कम हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो पहले हमारे पास टेम्परेचर था कम, टेम्परेचर था कम, वॉल्यूम था ज्यादा, तो ये पॉइंट बन गया नंबर 1 पॉइंट। जैसे बैलून है, बैलून अगर देखो वॉल्यूम ज्यादा है, टेम्परेचर कम होगा, जैसे ही आप दबाओगे वो क्या होने लग जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज और वॉल्यूम हमारा डिक्रीज, तो ये 2 पॉइंट बन जाएगा। तो हम इसको यहां पे भी शो कर सकते हैं, यहां पे भी शो कर सकते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर भी शो कर सकते हैं। प्रेशर स्टार्टिंग में कम, टेम्परेचर भी कम, तो ये पॉइंट बन गया। हाँ बेटा 1 मिनट बस। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने दबाया, प्रेशर बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो ये पॉइंट बन गया। ये नंबर 1, ये नंबर 2। ठीक है, अब जाओ बेटा। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं स्टेट वेरिएबल्स के थ्रू। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे एक टॉपिक रह जाएगा, फिर हम चलेंगे। इसको आप चाहे बना लो, इसको प्लॉट कर लो, इसको प्लॉट कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। स्टेट वेरिएबल डिस्क्राइब्स
describes the state of system। देखो अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये इसके बारे में बताना है। जैसे कि कोई आपसे पूछ ले कि मान लीजिए कोई गली में गया, आपके बारे में पूछे ये लड़का कैसा है, वो कहेगा ये अच्छा है, ईमानदार है, ये आपकी प्रॉपर्टीज बन गई। ठीक है, वो आप बेकार हो, लफंगे हो, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे, वो प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी रहेगी। तो इसी तरह हमारे सिस्टम की भी प्रॉपर्टीज होती है। इसमें दो तरह की अलग प्रॉपर्टीज जो है वो अलग आ जाती है। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा आ जाता है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, आराम से समझ आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। जो भी प्रॉपर्टीज मास के ऊपर डिपेंड करें, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन मैं पहले डेफिनेशन लिखा दूं फिर समझाता हूं। प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन मास, जो भी ये होंगी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन मास, तो यहां पे द प्रॉपर्टीज which do not depends on मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब हमें ये है कि ये तो होगी अंग्रेजी। हुआ क्या, हमें क्या मतलब, आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है। मान लीजिए मैं ये कहता हूं, आपको सिंपल सी पहले एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए मैं अगर एक बकेट है मेरे पास, उसके अंदर पानी है, और इस पानी का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अगर मेरे पास बकेट है, बकेट के अंदर पानी है, पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री, अगर इसमें से एक कप पानी निकालूं, अब बताओ इस कप का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और इसका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब मास की टेंशन नहीं है। मतलब टेम्परेचर जो है वो ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो मास के ऊपर डिपेंड करे। अगर आप इसको छोड़ो, मैं तो कप कह रहा हूं, आधा आधा कर दो चाहे, तभी टेम्परेचर की कोई इफेक्ट नहीं है। टेम्परेचर कहता मुझे कोई चक्कर नहीं है, आप अब है आधा आधा कर दो, मेरे में कोई असर नहीं हो रहा है आपका। अगर मैं कहूं कि मेरे पास अगर एक बकेट है और इस बकेट में पानी है, और इस पानी का मुझे पता करना है डेंसिटी कितनी है। अब डेंसिटी अगर कहें तो वो हमारे पास कितनी होती है पानी की कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होती है डेंसिटी इसकी पानी की। अगर मैं इसमें से पानी निकाल लूं और एक बकेट, छोटी बकेट में डाल दूं, तो पानी की डेंसिटी कितनी होगी? 1000 ही होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होती। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी हमारे पास जो है वो डेंसिटी जो है वो भी हमारे पास इंटेंसिटी प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन इसमें दिमाग अगर तो सोचोगे तो कंफ्यूज होगे, नहीं सोचोगे तो याद ही कर लो। अगर आप सोचोगे तो इसमें देखना मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब इसमें तो मास आ रहा है, डेंसिटी में तो मास पे तो डिपेंड करनी चाहिए। एक तरफ से देखो तो मास आ रहा है, मास पे डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही मास चेंज करो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। क्योंकि आप अगर बाल्टी पानी निकालोगे, 2 किलो पानी में से 1 किलो पानी निकाल लोगे, तो पहले वो 2 लीटर पानी था, अब 1 लीटर रह गया। पानी वॉल्यूम भी कम हो रहा है अगर मास कम कर रहे हो, इसलिए दोनों चीजें एक साथ चेंज हो रही है। तो आप देखोगे इसना आपस में रेशियो सेम रह जाता है। तो डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिंपल से समझ आई। ये हमारे पास क्या है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जांपल है। जब हम बात करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आप सिंपल सी बात कहेंगे कि सर मेरे पास जो वॉल्यूम है, अगर मैं कहूं किसी की वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप कैसे कह सकते हो? अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक बकेट है, उसके अंदर पानी है, वो पानी जो है मान लीजिए 5 किलो है, अगर इसमें से हाफ पानी मैं निकाल लूं तो वॉल्यूम देखो, ऑब्वियसली वॉल्यूम कम हो जाएगा।
मास कम हुआ, मास डिक्रीज किया तो वॉल्यूम भी तो डिक्रीज किया, तो हमारे पास जितना भी ये होगा, ये मास कम होगा, वॉल्यूम कम हो जाए, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। जितनी भी एनर्जीज होती हैं, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, इसको लिखूंगा ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, वो सारी की सारी कितनी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है? अगर आप देखोगे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हाफ mv², अगर मास कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, अगर मास बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे mgh, तो इसमें भी मास की बात करेंगे। आपकी जितनी एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे कोयला है, 5 किलो कोयला है, एनर्जी है, 2.5 किलो हो गया, एनर्जी कम होगी। आपको पेट्रोल डलवाना है, 2 लीटर पेट्रोल डलवाया, एनर्जी है, 5 लीटर डलाओगे ज्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी का दम दिखाते हैं। और जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक कोई भी आ जाए, स्पेसिफिक कंडीशन, जो भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाएगी। अगर कभी कोई भी कहे आपके पास, तो आप कहेंगे कि हमारे पास जितनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सारी की सारी इंटेंसिव होती है। तो प्रेशर इसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ये मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। सिंपल सी बात। ये सच में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।